नमस्कार, जियो स्टार्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन किया है आलोक रंजन जी ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के इश्यूज पे बहुत पकड़ रखते हैं। आप अक्सर इन्हें देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे कमेंट करते हुए। एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे आलोक जी। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। आलोक जी, हाल ही में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। 6 नए ममालिक ब्रिक्स में अभी उनको भी ज्वाइन करवा दिया गया है और बहुत सारे वर्जन्स उसके ऊपर आए हैं पब्लिक डोमेन में। कुछ लोगों का कहना है कि सबकी सहमति नहीं थी, कुछ का कहना है कि ठीक है, अल्टीमेटली सहमति बन गई थी। एक चीज जो उभर के आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को भी चाइना ज्वाइन कराना चाहता था ब्रिक्स में, पर इंडिया ने वो मूव को ब्लॉक कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उनका कहना ये है कि हमने फॉर्मली कभी ज्वाइन करने की कोशिश की ही नहीं ब्रिक्स को और हम आगे जाके देखेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दुनिया भर में प्यार और सौहार्द को प्रमोट करने का। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सोनम जी, मुझे तो हंसी आ रही है। आपने प्यार और सौहार्द की बात की। आपने कहा कि जी पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा टेररिस्ट था और वो पाकिस्तान में छुपा हुआ मिला। हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी हाल ही में अब्दुल रहमान मक्की, जो कि बहुत बड़ा आतंकी है, उसको हमने अमेरिका के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाया। अभी एक और आतंकवादी था, उसको हम करना चाहते थे लेकिन चाइना ने वीटो लगा के रोक दिया उसे। इसके अलावा 139 ऐसे टेररिस्ट हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। मुंबई अटैक हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें पठानकोट नहीं भूलना चाहिए, हमें उरी नहीं भूलना चाहिए। और इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आता है कि जी हम तो अमन, पीस और ऐसी चीजें फैला रहे हैं, तो मैं हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अब आते हैं आपके ब्रिक्स वाले पे कि जी ब्रिक्स में इनको इंक्लूड करना था, इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। देखिए, चाइना की कोशिश थी कि वो एससीओ की तरह पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का मेंबर बना ले। ये कोशिश थी, ये बात सही है। लेकिन चूंकि एससीओ में चाइना ने फॉर्म किया उसे, चाइना का दबदबा है एससीओ में अभी भी, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था। उसने सोचा कि इस बार ब्रिक्स को भी मैं अपने दबदबे के लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि देखिए ब्रिक्स में जब उसके मन मुताबिक देश आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जहां वोटिंग की बात आएगी, जहां पर सपोर्ट की बात आएगी, तो अगर चाइना के मन मुताबिक वाले देश हैं तो वो चाइना को सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया कल को किसी प्रस्ताव के लिए अपोज करता है, तो भाई वोटिंग होगी कि भाई किसके पक्ष में ज्यादा वोट जा रहे हैं, अमूमन जैसा कि होता है। तो उसमें पाकिस्तान को लाने के लिए चीन का जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। तो इंडिया ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ठीक है हम मेंबर्स नहीं बढ़ाएंगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते। इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर चाइना की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि मेंबर्स नए इंक्लूड किए जाने चाहिए, तो बिल्कुल इंक्लूड किए जाने चाहिए। इंडिया ने ये बात मान ली, लेकिन साथ में इंडिया ने एक शर्त लगा दी, एक बैरियर लगा दिया। बैरियर लगाया कि ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे उसको मेंबर बना देंगे। इसके लिए एक प्रोटोकॉल तय होगा, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, और जो देश इन पैरामीटर्स पर खरे उतरेंगे उन देशों को हम शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी सर्वसम्मति से। जो फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे, जो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, इनकी मदद से। अब तो साउथ अफ्रीका भी है उसमें। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है सोनम जी कि जो 6 देश शामिल हुए हैं वो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, प्लस उनमें से ज्यादातर जो देश हैं उनके साथ इंडिया के संबंध बड़े अच्छे हैं। अब इसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स है तो इसमें सब अपना अपना देश जो है वो फायदा देखते हैं। लेकिन जो बड़ी पिक्चर हम देखेंगे, जब बिग पिक्चर देखेंगे, तो उसमें हम अर्जेंटीना से देखेंगे। अर्जेंटीना इंडिया का दोस्त है, अभी कह सकते हैं। इजिप्ट, अभी पीएम मोदी वहां गए थे, वहां पर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। आप देखिए, ईरान, हमारे संबंध पहले से हैं, हम चाबार पोर्ट पर वहां पर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें, हम तेल भी लेते हैं उनसे। सऊदी अरबिया, बड़े अच्छे रिलेशन है। सऊदी अरबिया का बिलियन ऑफ डॉलर्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और संबंध अच्छे हैं। और आपको भी पता है कि सितंबर में एमबीएस एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के स्टेट विजिट पर आने वाले हैं। इसके अलावा यूएई है, यूएई से हमारे संबंध भी अच्छे हैं, और यूएई ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो नए मेंबर्स आए उनसे भारत का फायदा होगा। प्लस पाकिस्तान को जहां तक रोकने वाली बात है, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का, जो ब्रिक्स जैसे देश हैं, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर
रोका जाना चाहिए। देखिए, ब्रिक्स में जितने अभी देश हैं, आप अगर देखेंगे तो करीब-करीब पूरी दुनिया का 42% अराउंड जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स में आती है, 42%। और जो अगर हम देखें कि कितनी ज़मीन उनके पास है, तो 27% है। आप सोचिए सोनम जी कि कितना बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है इन देशों में, जहाँ पर हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक-दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर इसमें शामिल होता है, तो पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान इस समय सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। पाकिस्तान कर्ज़े लेकर अपने लोगों को, जो सरकारी लोग हैं, उनकी सैलरीज़ दे रहा है। अपने लोगों को आटा उपलब्ध कराने के लिए उसको कर्ज़ा चाहिए। तो एक फेल्ड नेशन के लिए किसी इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर उस फेल्ड नेशन को शामिल कराना, मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छा कदम होता। इसी मुद्दे को पकड़कर इंडिया ने कहा कि बॉस ऐसा है कि चाइना सिर्फ आपके नहीं चलेगी, बाकी लोगों से भी पूछिए, और मुझे लगता है कि बाकी सबने अपोज़ किया कि नहीं, पाकिस्तान को शामिल नहीं करना है। तो ये बड़ी वजह है। क्या ये बात सच है कि इंडिया ने लॉबिंग की है यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए कि इन दोनों को भी शामिल कराया जाए? क्योंकि अगर आप देखें सऊदी अरेबिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं हाल ही में, वो अच्छे नहीं रहे हैं जब से ट्रम्प की सरकार गई है। बाइडेन ने सबसे पहले छड़ी लेके सऊदी अरेबिया के पीछे ही जाना शुरू किया एज सून एज ही बिकेम द प्रेसिडेंट, अगेंस्ट द यूएस इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। तो क्योंकि अमेरिका और सऊदी के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाइना और सऊदी के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं हाल ही में, उनका आपस में तेल का भी बहुत ट्रेड होता है। तो किस तरह से इंडिया इंश्योर कर सकता है, क्योंकि अब इंडिया का जो अलाइनमेंट अगर आप देखें तो आज इंडिया का अलाइनमेंट वेस्ट के साथ ज्यादा है। अगर शेयर्ड हम इंटरेस्ट्स भी देखें तो उनके साथ ज्यादा है, क्योंकि हम सबसे पहली बात हम एक डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। कैसे हम लोग ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि चाइना कल को आगे चल के अपनी पॉलिटिक्स ना खेले और it doesn't use this alliance which is primarily to benefit everybody to basically establish its own dominance? बिल्कुल सही बात कही सोनम जी आपने। अच्छा, हमें 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, तो हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, यानी कि मोटे-मोटे शब्दों में कहूँ तो वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जबकि हमें ये कहा जा रहा है कि हम वेस्ट की तरफ अलाइन हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रहा है, वो किसी के लिए अलाइन नहीं। हाँ, ठीक है, अभी हमारे वेस्ट से संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रशिया से हम अपने संबंध हमने अपने खराब कर दिए। अब देखिए, जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो तेल न लेने का प्रेशर बनाया गया, तो हमने अमेरिका को जवाब दिया। हमने कहा कि नहीं, हमारे देश के लिए जो बेहतर है, वो चाहे हरदीप सिंह पुरी के आप इंटरव्यूज़ देखें जो उन्होंने सीएनएन पे दिया, या हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी बातें आपने सुनी, वो बिल्कुल क्लियर कट, मतलब ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कोई बात, ऑन कैमरा उन्होंने कहा, जो हमारी ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको डिनाय किया। उन्होंने कहा कि भई नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा, हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे देश के लोग हैं, तो हम उनकी सुनेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो पहली चीज़ ये हुआ कि चलिए ये। दूसरा, आपको याद होगा कि रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर थोड़ा खराब आया, तो अमेरिका की तरफ से इस पे बयान आए, और वो खासकर जो है, जो कहा जाता है कि जी एंटी मुस्लिम, और जो पाकिस्तान नॉर्मली कहता है एंटी मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के राइट्स और ये वो। तो ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में सब दोस्त होते हैं और सब दुश्मन होते हैं। अभी आपको लग रहा है कि दोस्त हैं, अमेरिका दोस्त है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों पर वो आपको पकड़ना चाहता है, आपको दबाना चाहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, जो हमारी विदेश नीति हो, उसका बहुत ज़रूरी है बैलेंस्ड होना। तो अगर हम ब्रिक्स में हैं, तो हम एक तरह से अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए हम ब्रिक्स में हैं। दूसरी तरफ अगर हम क्वाड में हैं, तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में हैं। तो ये बैलेंस का जो एक्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त अभी इंडिया की तरफ से खेला जा रहा है। देखिए, नफ़े-नुकसान होते हैं, हर चीज़ का होता है। इसमें भी हो सकता है हमारा कुछ नुकसान हो, लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। रही बात सऊदीया के चाइना के रिश्ते से, देखिए, रिश्ते सबके अपने-अपने देश के जो हित होते हैं, जो उनके फ़ायदे होते हैं, उनके हिसाब से होते हैं। अभी लग रहा है सऊदीया को कि नहीं जी, चाइना से हमें करीबी बढ़ानी चाहिए, तो चाइना से भी करीबी बढ़ा रहा है, वो इंडिया से भी करीबी बढ़ा रहा है। रही बात जो लॉबिंग वाली आपने सवाल जो आपने सवाल कहा, जो पॉइंट आपने उठाया, मुझे लगता है कि इसमें बुरा क्या है? मतलब मेरे लिए ऐसा कह रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? कि अगर हम लॉबिंग करेंगे, जो हमारे पक्ष वाले लोग हैं हमारे साथ रहें, या उस प्लेटफ़ॉर्म पर हों, जहाँ पर बाकी लोग भी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब दोस्त साथ में होते हैं, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, और कई चीज़ें
आप डील कर सकते हैं, आप किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी पता है कि भाई इनके दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर उस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि लॉबिंग अगर की होगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ब्रिक्स जिस लिए बनाया गया था, जिसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें नए देशों को शामिल करना भी इसी दिशा में, जो उसका मेन मोटो था कि ग्रो करना है, इकोनॉमिकली जो है उसमें करना है, व्यापार के नजरिए से करना है, तो उसमें फायदा जरूर मिलेगा। पर 2010 के बाद ये पहला एक्सपेंशन है मेरे ख्याल से। 2010 में हुआ था ना लास्ट, जब साउथ अफ्रीका को डाला गया था ब्रिक्स में। सडनली जी, क्यों 2009-2010, हाँ। जी सडनली जी, क्यों चाइना को ये आइडिया आया कि इसको फटाफट से एक्सपैंड करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत एक हश तरीके से हुआ है ना। इट्स नॉट दैट कि सबको एक पेज पे लिया गया है। अब हम कुछ भी कहें कि सबकी सहमति थी, बट वी ऑल नो हु इज कॉलिंग द शॉट्स यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना कोशिश कर रहा है ब्रिक्स को एक जियोपॉलिटिकल राइवल बनाने का G7 के? बहुत ही अच्छा पॉइंट सोनम आप लेकर आई हैं, और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल आपकी ये बात सही है। आप देखिए कि जब से चाइना और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इनफैक्ट ताइवान वाले मसले के बाद से और ज्यादा हुआ है, इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की सेनाएं और ये बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, कारोबारी लिहाज से भी बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर आप अभी चाइना की इकोनॉमी देखें, तो इकोनॉमी डमाडोल होती नजर आ रही है। दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्योंकि इनफ्लो जो है इन्वेस्टमेंट का, जो बाहर से आता था, अमेरिका से भी इनफ्लो आता था, बहुत और देशों से भी आता था, वो करीब करीब रुकने लगे हैं। वो इनफ्लो इन्वेस्टमेंट की नहीं आ रही, आउटफ्लो हो रहा है। मतलब जो अभी तक चाइना में बाहर की कंपनीज बैठी थी, वो अब निकल रही है वहां से। नियर अबाउट 50% इंडिया की तरफ आ रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, इनफैक्ट मलेशिया जा रही हैं। तो चाइना की इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम जब से शुरू हुई है, तब से चाइना को समझ में आ गया था। अभी 1-2 महीने पहले मीटिंग हुई थी पॉलिट ब्यूरो की, उसमें शी जिनपिंग भी थे प्रेसिडेंट। तो उनमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें चर्चा हुई बेरोजगारी पर, उसमें चर्चा हुई रियल एस्टेट सेक्टर पर। और आपको पता है कि एवरग्रांडे जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट का था वहां पे, वो दिवालिया घोषित हो गया। चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये तो बड़ी कंपनी है जिसको हम जानते हैं। ऐसी सैकड़ों कंपनीज हैं जो चाइना की दिवालिया हो चुकी हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, 21% बेरोजगारी दर हो गई है चाइना की। और अभी पिछले महीने जून का डेटा चाइना ने यह कहकर नहीं दिया कि अब हम डेटा पब्लिश ही नहीं करेंगे बेरोजगारी दर का। यानी कि उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है, और ये चाइना दुनिया को बताना नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि अगर 21% प्लस बेरोजगारी दर हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो 21% है, तो आप सोचिए कि उस देश में प्रॉब्लम कितनी और ज्यादा क्रिएट होने वाली है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आपकी जो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें क्या कहूं मैं, ब्रेक लगना शुरू हो गया है, आपका रियल स्टेट सेक्टर डूब गया है। तो इसके लिए अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सपोर्ट। तो ब्रिक्स में नए देशों को शामिल कराने में बिल्कुल ये बात सही है कि चाइना की से ज्यादा थी। चाइना चाहता था कि इन देशों को, ऐसे देशों को शामिल कराया जाए, क्योंकि इससे उसको अपनी इकोनॉमी को संभालने में, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने में, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, उल्टा वापस जा रही है। जितनी भी अमेरिकन कंपनी से वो निकल गई, फॉक्सकॉन तो ताइवान की कंपनी है, एप्पल निकल गई, और भी कई सारी कंपनीज हैं वो निकल रही हैं, इंटेल निकल रही है वहां से। तो प्रॉब्लम चाइना को समझ में आ गया है कि अगर हमने जल्दी कुछ कदम नहीं उठाए तो आगे ये मुश्किल बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की इकोनॉमी एकदम कोलैप्स कर जाएगी, नहीं, लेकिन मुश्किल बढ़ रही। तो इसलिए उसका मकसद था, इसीलिए आप लग रहा होगा जिसे मैं शब्द में कहूँ कि आनन फानन में इन देशों को शामिल कराया गया है। अब ये जितने भी देश हैं, इनमें से कुछ देश तो भाई बड़े पैसे वाले हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुछ छोटे देश हैं जहां पर ये अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकता है चाइना, इन्वेस्टमेंट कर सकता है चाइना। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि आनन फानन में लिया गया फैसला लगता है। और जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होगा क्योंकि चाइना पावरफुल है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इंडिया की तरफ से मैं कहूंगा कि ये अच्छा कदम उठाया गया कि वो, उसने एक बात तो मान ली कि चलिए हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन दूसरा उसने एक बैरियर लगाया कि भाई अच्छे देश ही आए, चाइना के जो दोस्त हैं या चाइना के कदमों पर चलने वाले लोग ना आए, जिससे हमारा कल को प्रॉब्लम बढ़े, हमारी प्रॉब्लम बढ़े।
ये जो ब्रिक्स समिट है, इसी के साइडलाइंस पे शी जिनपिंग की एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया और चाइना के अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये इस रीजन के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, खुशाइन बात होगी। बट एट द सेम टाइम जब भी इंडिया कोशिश करता है चाइना से बात करने की, जो हमारे बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां से ये कहने को मिलता है कि आप हमारे इतने जो बड़े लीडर हैं उनके साथ ये छोटी मोटी बातें ना करें, ये कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए। तो जब तक हमारे आपस में एक दूसरे को लेके जो कंसर्न्स हैं वो हम नहीं एड्रेस करेंगे, तो ये प्यार कैसे बनेगा इस रीजन में, जो खुशहाली कैसे आएगी? चाइना कैन नॉट प्ले बोथ द साइड्स ना। आप बात भी नहीं करना चाह रहे, आप आगे से लेक्चर भी दे रहे हैं कि हमारे रिश्ते आपस में बड़े अच्छे होंगे तो इस रीजन के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इंडिया इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकता है? बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ रियली कनिंग एनिमी हियर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी की तरफ से जो बातचीत में बात उठाई गई, वो इसी की उठाई गई और इसी पे चाइना को लगा कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अभी अगर इंडिया और चाइना के बीच हम देखें, तो पिछले कई सालों से हमारे रिलेशन अच्छे थे। बॉर्डर पे ठीक है, बॉर्डर हमारे मार्क्ड नहीं है, डीमार्क्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम थी। लेकिन इस लिहाज से प्रॉब्लम नहीं आई जो पिछले 2.5 साल में आई, कि दोनों देशों की सेनाएँ वहाँ पर जमी हुई हैं। दोनों देशों के अरबों रुपए वहाँ खर्च हो रहे हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट है हमारी, बिल्कुल फॉरवर्ड बेस पे डिप्लॉयमेंट है। पहले ये नहीं था। तो इसलिए चाइना को ये बात समझनी चाहिए कि अगर चाइना और इंडिया के बीच इस वक़्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है एलएसी। और अगर आप पीछे नहीं हटेंगे, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये आगे अभी थोड़े दिनों पहले अभी आपने देखा होगा कि जो फिर से जो हमारे कमांडर्स हैं, उनके बीच एक मीटिंग हुई। लेकिन वो भी मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। हाँ, मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट जारी की गई, वो कहा गया कि नहीं, नहीं, हमारी बातचीत हो रही है, हम डिसएंगेजमेंट पे और बाकी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये सिर्फ बयानबाज़ी तक है। ग्राउंड पे दोनों देशों की सेनाएँ जो हैं, वहाँ टिकी हुई हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच में। तो चाइना की लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम इस चीज़ को ठीक नहीं करते, हमारा आगे बढ़ना या संबंध ठीक करना, ये नहीं हो सकता। आलोक जी, हाल ही में इंडिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में, और हम सब जानते हैं चंद्रयान-3 की एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और जो लैंडिंग स्पॉट है उसका नाम भारत सरकार ने रखा है शिव शक्ति। अब कुछ लोगों के इस वजह से उनके सीने पे सांप लौटना शुरू हो गए हैं, और हमारे कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता हैं जिनका कहना है कि ये कम्युनलाइजेशन है, और ये उस लैंडिंग पॉइंट का नाम मोदी सरकार से पीएम मोदी पॉइंट भी रखा जा सकता था, अटल बिहारी पॉइंट भी रखा जा सकता था। 2008 में जो चंद्रयान 1 था, जब उसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, तो जो वो लैंडिंग स्पॉट था उसका नाम जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल रखा गया था। तो ये कैसे है कि ये कांग्रेस वाले कुछ भी करें, इनको सब माफ है, और अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कुछ करे तो हर चीज में वो कम्युनल एंगल ढूंढ लेते हैं। अब क्या भारत में रह के हम शिव शक्ति हमारे लिए कोई टैबू हो गया है? हम क्या अपने अब कल्चर से हमें दूर जाना पड़ेगा टू प्रूव आवर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स? सोनम जी, जब से मैंने इस विवाद के बारे में सुना, पढ़ा, मुझे लगा कि देखिए, विपक्ष का जो असली काम है कि मुद्दे पकड़ो, वो अब नॉन मुद्दों को पकड़ रही है। तो क्या मुझे लगता है कि मोदी जी को ना उनका नाम रख देना चाहिए था इंदिरा पॉइंट, या अगर राहुल पॉइंट भी रख देती या वाड्रा पॉइंट भी रख देते मोदी जी नाम, तो चल जाता शायद। उस पे विपक्ष को या कांग्रेस को ऐतराज नहीं होता। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि इन चीजों पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी चीज को लेकर राजनीति कर लेते हैं। शिव शक्ति अगर रखा गया है नाम, तो देखिए ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना। ये मेजोरिटी जो है हमारी, उसका हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि जी डिवाइड किया जा रहा हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और इस पे मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सेल्फ गोल किया है। अब देखिए, अब गोल है, क्या है, नहीं है, अब कल को कोई कह दे कि जी राम मंदिर, खैर सवाल तो उठ ही रहा है, राम मंदिर क्यों बनवाया जा रहा है यहाँ पे, जी नहीं बनवाया जाना चाहिए। इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। कहाँ बनाना चाहिए राम मंदिर? भारत में नहीं बनाना चाहिए तो? पता नहीं कहाँ जाके अब ये कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि नहीं, कहाँ राशिद बनाना अल्वी साहब चाहिए। ने ये बात कही तो उनको किसी रिपोर्टर ने आगे से पूछा भी पलट के कि आपने क्यों जवाहर स्थल नाम रखा था, क्योंकि उनका लॉजिक ये था राशिद अल्वी साहब का कि मून किसी की टेरिटरी नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, आप उसका नाम नहीं रख सकते कुछ भी।
तो उनको जब रिपोर्टर ने पलट के पूछा कि फिर आपने जवाहर स्थल नाम क्यों रखा था, तो वो कहते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू जी की किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई अब हम क्या जवाहरलाल नेहरू जी का कंपैरिजन अपने भगवानों से, अपने डेटीज से करेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मोदी नाम रख दिया और आप कह रहे हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू का कंपैरिजन मोदी से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप एग्जैक्टली। जवाहरलाल नेहरू का कंपैरिजन शिव शक्ति से कर रहे हैं। तो क्या अब जो कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, ये हमारे जो डेटीज हैं उनसे भी बड़े हो गए हैं? नहीं तो अगर बड़े नहीं होते तो राम मंदिर का विरोध क्यों किया जाता? अगर बड़े नहीं होते तो हर चीज में अड़ंगा क्यों लगाया जाता? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को ना अपना चश्मा बदलने की जरूरत है कि वो हर चीज को कम्युनल एंगल से ना देखे। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए? नहीं बदला जाएगा ना भाई, नहीं बदला जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, हिंदू शब्द हटा दिया जाए वहां से, क्योंकि इससे कम्युनल की वो आती है कि हिंदू यूनिवर्सिटी कैसे हो सकता है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये लोग भूल गए हैं कि हमारा कल्चर क्या है, ये लोग भूल गए हैं कि हम लोग कैसे एक साथ रहते हैं। ये मिलजुल कर रहने वाला ही है, किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर और किसी को आपत्ति होगी कि शिव शक्ति नाम क्यों रख दिया गया। जब आपत्ति जवाहर नाम रखने पर नहीं हुई तो शिव शक्ति पर तो उठाना ही नहीं चाहिए फिर। जवाहर तो बिल्कुल पॉलिटिकल नेम हो गया ना कि आप अपने नेता के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर आपने नाम रख दिया। मोदी जी ने तो नहीं रखा मोदी नाम, या कुछ और नाम, बीजेपी पॉइंट तो नहीं रख दिया कि जी पॉलिटिकल हो जाए। शिव शक्ति नाम रखा गया तो हमारा ये कल्चर है, ये हमारा कल्चर से रिलेटेड है। कोई भी अगर सुनेगा, दुनिया में कोई भी सुनेगा शिव शक्ति तो सीधे कहेगा अच्छा इंडियन। नाम आप डिफरेंट कर दोगे तो हो सकता है नाम किसी और का हो जाए, लेकिन अब क्या कहें। अफसोस है कि जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर राजनीति की जा रही है और इसको कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस करीब है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्शंस करीब हैं, इसीलिए ऐसी चीजें बाहर आ रही। पर अगर हम हिंदू नेस को निकाल दे इंडियन नेस में से, तो पीछे तो कुछ रह ही नहीं गया। हिंदुस्तान की तो बिल्कुल पहचान ही है ना, हमें बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को इंडिया से अलग कर दें तो पीछे रह क्या गया? कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह नहीं जाता। रहेगा। मुझे लगता है कि इस देश के मूल निवासी कौन है? हम्म हिंदूज हैं। हम्म अगर मैं वैसे बात करूं तो इन्वेडर्स के बाद यहाँ पर चीजें फैली, कन्वर्जन शुरू हुआ, तो हम उनको मूल निवासी नहीं कह सकते ना। वो तो कहीं से चीज हालांकि तो आई। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि हम मूल निवासी नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं, अलेक्जेंडर की औलादे हैं हम। तो फिर तो उनका हक कम बनता है ना, हमारा हक ज्यादा बनता है, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहने वाले हैं। बाहर से हम्म आई हुई चीज हमने अडॉप्ट नहीं की है। हम तो हम्म। आज भी अपने मूल रूप में ही हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों का कहना है कि क्योंकि हमारे सुपारकों के पास उतना पैसा नहीं था जितना इसरो के पास था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमारे पास भी इतना बड़ा बजट होता तो हम अब एक जनरल के अंडर भी वो करके दिखा देते जो किसी ने भी नहीं किया होता। क्या करके दिखा देते? चांद पे जाके फट जाते या क्या करते? अच्छा चलिए, ये तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। जब हमने इसरो को स्टार्ट किया था तब हमारा बजट कितना था? क्या हमें प्रॉपर बजट था? मुझे लगता है कि अभी भी प्रॉपर बजट नहीं है। आई थिंक जो हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात कही कि हमारा कम हुआ बजट है बढ़ाया बजट। जाना चाहिए। हाँ कम हुआ, हमें बजट ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम अब जुगाड़ से काम नहीं करना चाहते। हम अब पूरे अधिकार के साथ काम करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर टैलेंट है तो टैलेंट दिखना चाहिए। टैलेंट इसरो ने दिखाया है। सोनम, आपको याद है ना कि जो जो हमारे पहले रॉकेट के पुर्जे थे वो साइकिल पर गए थे। तो क्या बिल्कुल। हम बजट का इंतजार करते कि हमारा बजट पास होता, बजट हमारा बढ़ाया जाता, हम बड़ी सी वैगन लेकर आते और उस पर हम लेकर जाते? हमारा हमारा सैटेलाइट बैलगाड़ी पे गया था, बैलगाड़ी पर। तो क्या हम फिर इंतजार करते कि कोई ट्रक आता, बजट में हम पास होता, ट्रक खरीदते, ट्रक पर लेकर जाते? नहीं। हमें जो चीज जरूरी लगी वो हमने किया। जो हमारे पास संसाधन थे हमने उसका इस्तेमाल किया। और आज आप देखिए कि आज हम चांद पर हैं, आज हम मार्स पर हैं। मार्स पर सैटेलाइट भेजने वाला पहली पहली कोशिश में हम पहला देश बने। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। तो अगर हम भी ये रोना रोते रहते, ये देखिए एक्सक्यूजेस हैं कि जी, एक तो पहली बात कि पिछले 5 आपके सुपारकों के जो चेयरमैन है या मुखिया कह लें, जो भी हेड कह लें, वो फौजी हैं। फौजी का काम सरहद पर होता है, साइंस सेंटर के भीतर नहीं होता। फौजी का काम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना होता है। उसका काम रॉकेट भेजना नहीं होता। रॉकेट भेजने का काम साइंटिस्ट का है।
जो हमारे यहाँ जैसे हमारा इसरो है, जैसे नासा है, वहां पर साइंटिस्ट हैं, ईएसए है, वहां पर साइंटिस्ट हैं, वहां पर फौजी नहीं है। तो ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है कि जी हमारे पास संसाधन होते और बजट होता तो हम ये कर जाते, हम वो कर जाते। आप कुछ नहीं करते, क्योंकि सिर्फ बजट होने से चीजें नहीं बनती हैं, सिर्फ पैसा होने से चीजें नहीं हो जाती। उसके पीछे दशकों की मेहनत होती है। वो जहाँ पे नींद तक गायब हो जाती है साइंटिस्ट की, वो काम कर रहे होते हैं जब तो ये पैशन चाहिए। और नहीं, उनका एक साइंटिफिक टैलेंट टेम्पर ही नहीं है, उनके पास साइंटिफिक टेम्पर ही नहीं है। जो लोग आज तक ये मानते हैं कि जो सूरज है वो सेट होता है ना मडी स्प्रिंग, धरती जो है वो एक ही जगह रुकी हुई है, और चांद और सूरज जो है वो धरती के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना। हो सकता है कि कोई टेरर ट्रेनिंग कैंप उधर भी सेटअप कर देते। I think they have the capability to do that. हम और ये वो शुक्र करते हैं कि विश्वास, उनके पास नहीं है रिसोर्सेज। और सोनम उनका बड़ा तगड़ा विश्वास है इस पर। मतलब आप उनके विश्वास को डिगा नहीं सकती हैं कि ऐसा नहीं है। वो मान ही नहीं सकते कि ये झूठ बात है कि जी धरती, वो कहते हैं कि स्टैटिक है, अर्थ तो घूम ही नहीं रहा, अर्थ जो प्लेनेट है वो घूम ही नहीं रही। आप कैसे कह सकते हो? आप उनके फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कभी जाके पढ़िएगा, जो उनके फिजिक्स के चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसमें भी इस्लाम घुसा दिया है। मेरा कहना है भैया, हम तो रिलीजन को दूर रखते हैं, भैया रिलीजन को अलग रखो, साइंस को अलग रखो, तभी आप बढ़ पाओगे, नहीं तो कहाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां के जो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जी 1 मिलियन रिकॉर्ड बनाया इन लोगों ने कि 1 मिलियन मदरसे से हाफिज बन के निकले। तो जब आप उन मदरसों में आप ये पढ़ाओगे कि नहीं जी धरती तो चपटी है, जी सूरज चक्कर लगाता है, धरती तो स्टैटिक है, और वो जाके वो मड में जाके डूब जाता है फिर निकलता है, तो अगर ऐसी चीजें आप पढ़ाएंगे तो आप ये भूल जाइए कि आप साइंस की फील्ड में या आप स्पेस साइंस की फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। आप कैसे ये कह सकते हो? तो ये तो नामुमकिन है। अब्दुल बासित और ये लाल टोपी को क्या कहेंगे आप? वो कह रहे कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का, ये तो कोई बॉलीवुड के स्टूडियो में इन्होंने वीडियो वगैरह बना के या कोई वीडियो गेम की क्लिप निकाल के लगा दी है इन्होंने इंटरनेट पे, और पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उस बिल्ली को कुछ मिला नहीं, वो लाल टोपी वही बिल्ली है, वो उनको कुछ मिला नहीं तो खंभा नोच रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे हैरानी इसलिए हुई कि अब्दुल बासित जो फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं शायद हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे, दिल्ली में तैनात रहे इतने टाइम तक, बड़े करीब से जाना उन्होंने, और वो पढ़े लिखे आदमी है, वो उनके साथ बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की हुई। मुझे लाल टोपी के बयानों से ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 2009 में लाल टोपी ने एक बयान दिया था कि एंकर ने कुछ सवाल पूछा, तो एंकर को इन्होंने कहा कि अरे आपको कुछ नहीं पता, मैं गारंटी देता हूं, ये 2009 की बात, कि अगले 5 साल में पाकिस्तान चांद पर होगा, दुनिया के सारे बड़े फैसले पाकिस्तान कर रहा होगा। और आज 14 साल बाद पाकिस्तान आटे की लाइन में लगा हुआ है, उसके पीएम कर्ज मांगने की लाइन में लगे हुए हैं। वो दर दर जाते हैं और कहते हैं कि जी कुछ बिलियन दे दो यार, घर नहीं चल रहा, मेरा देश नहीं चल रहा। तो ये वो लाल टोपी हैं। तो इनकी बातों का तो खैर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि ये जोकर टाइप की बातें करते हैं, ये जोकर ही कहता हूं मैं इनको। लेकिन अब्दुल बासित का उनके साथ बैठा होना, वो स्टेज शेयर करना, और अब्दुल बासित का उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये मुझे हैरान कर गया कि अगर वो ऐसे पहली बार पढ़े नहीं कर रहा ऐसा। वो बहुत घटिया आदमी है अब्दुल बासित जो है, वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। वो उसके साथ लाल टोपी के साथ एक पूरी सीरीज कर चुका है, और वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको भी हिंदुत्वा फैनाटिक और पता नहीं क्या क्या अपने ब्लॉग्स में बोल चुका है हाल ही में। और जब वो भारत में था तो वो कहता था कि मैंने जो पाकिस्तान की जो यहाँ हाई कमीशन थी उसको भी इस्लामाइज किया, मैंने वहां पे मेक श्योर किया कि कोई शराब ना पिए, मैंने अपनी पूरी एम्बेसी को, हाई कमीशन को इस्लामाइज कर दिया था यहाँ पे रह के। मैं पैसे देता था कुछ ऐसे इंडियन राइटर्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, कुछ बड़े पॉपुलर लोग हैं, मैं आपको बताऊंगी ऑफ रिकॉर्ड, कि मैं उनको पैसे देता था कि वो पाकिस्तान पे आर्टिकल्स लिखे। मेरा तो बड़ा अच्छा वहां वक्त गुजरा। और ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है, पाकिस्तान में सबको पता है ये बात। ये हम हैं जो सोचते हैं कि ये डिप्लोमेट है, वो चूज ही ऐसा डिप्लोमेट करेंगे इंडिया भेजने के लिए जो जिसके कुछ घटिया किस्म के क्रेडेंशियल्स हो। फिर तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। फिर तो एक जोकर के साथ दूसरा जोकर बैठा हुआ था, अब तो यही कह सकता हूं मैं देखिए हामिद को ज्यादा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट वो प्रिटेंड नहीं कर रहा ना, वो प्रिटेंड तो नहीं कर रहा कि बिल्कुल, हाँ, फिर तो और मैं ये हूँ।
बिल्कुल, तो ज़ैद हामिद तो फिर शुरू से ही साफ है कि मैं तो जी ऐसा ही हूँ। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल साफ तरीके से चलता है। बिल्कुल, और ज़ैद हामिद ने एक बात कही कि जी ये सीजीआई है। अच्छा जी, तो ये कोई दुनिया भर में मज़ाक उड़ाया जा रहा है, कोई बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने तो कुछ कहा ही नहीं। अब वो ज़ैद हामिद को कौन समझाए कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जाकर उनका ट्वीट देखें, उन्होंने बधाई दी, नासा की तरफ से बधाई आई, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से बधाई आई, दुनिया भर से बधाइयाँ आई। भाई वो सारे लोग पागल हैं, और अब्दुल बासित और जो लाल टोपी हमारे ज़ैद हामिद साहब हैं, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान की आज ऐसी हालत है। मैंने इस पे एक व्लॉग भी किया, मेरे ख्याल से जब नासा वाले बधाई दे रहे थे हिंदुस्तान को, तो ये जो लाल टोपी वाले ये अपनी बकरियों के साथ कहीं पे बिजी थे, अपनी ना चलने वाली बंदूक जो बार बार निकाल के खड़े हो जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे। आपने देखा है वो नहीं चलती होगी तो तभी आज तक पहुंचे नहीं है ना यहाँ पे। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, मतलब किस लेवल की जहालत है, और फिर दुनिया में जाके रोना गाना करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें सारे विक्टिमाइज कर रहे हैं, टेररिज्म को इंडिया वेपनाइज कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपने गिरबान में झांकते नहीं है। मुझे तो लगता है कि ज़ैद हामिद साहब को रात में तो नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। एक खटका आता होगा ना तो लगता होगा कि इंडियन आर्मी के बंदे आ गए उनके उनके ऊपर। क्योंकि ये अक्सर वो ऐसा एक होता जबर है कि जब हिलाली भी है, एक कोई जबर हिलाली भी है, वो देखा है आपने? हाँ, 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 अरे वो भी फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं आई थिंक, मुझे लगता है बिल्कुल। वो भी फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। तो हाँ ये हाँ मुझे लग हाँ। रहा है ना कि एक ही जैसी जो है ना इनकी एजुकेशन एक ही जैसी हुई है कि देखो जी इसी लाइन पे बढ़ना है हमें। हम आपकी बिल्कुल। भर्ती कर देते हैं लेकिन करना आपको ये है। आप बिल्कुल फैनेटिक रुख जो है वो अख्तियार किए रहिए, और ऐसे ही किसी भी मामले में आप भारत को जो है वो गालियाँ देते रहिए, भारत भारत को आप कोसते रहिए। तो ये इसीलिए भर्ती की गई है इनकी, मुझे तो लगता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आपको फिर से बॉदर करती रहूंगी मैं, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी ना कभी, जब भी आपके पास टाइम होगा प्लीज ज्वाइन करिएगा। तो आज का बिल्कुल, जी बिल्कुल समझ। जी, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं व्यूअर्स। इफ यू लाइक द वीडियो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय।